क्या पहली बार ईरान के सामने अमेरिका झुकने को मजबूर हो गया? राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मार देंगे। जिस सीढ़ी से चढ़कर योगी इस सत्ता तक पहुंचे हैं, अब उसी सीढ़ी की चोटी पकड़कर खींचा जा रहा है। जब जनता महंगाई से पीस रही है, युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, किसान अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है, मिडिल ईस्ट की शतरंज पर एक ऐसी चाल चली गई है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया है। ऐसे में सवाल सीधा है, क्या पहली बार ईरान के सामने अमेरिका झुकने को मजबूर हो गया? आपको बता दें कि ब्रिटेन ने, जी हाँ, वही ब्रिटेन जो दशकों से अमेरिका की परछाई बनकर चलता रहा, जो हर जंग में वाशिंगटन के साथ खड़ा दिखा, आज उसी ब्रिटेन ने अमेरिका को साफ साफ कह दिया, ईरान पर हमला करना है तो हमारे एयर स्पेस को भूल जाओ। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ थी, ईरान पर ऐसा हमला करो जिसका जवाब देने की हिम्मत ईरान में ना बचे, और ईरान का ऐसा हाल करो जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ही ईरान की चौपट हो जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन के एयरबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रिटेन ने साफ कहा है यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और अगर हमने इसमें साथ दिया तो हम भी उतना ही दोषी होंगे जितना कि अमेरिका होगा। यानी अमेरिका भी इस जंग में अकेला पड़ जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की इस सरकार ने साफ कहा है कि ब्रिटिश जमीन से अमेरिकी बॉम्बर्स उड़ान नहीं भरेगी। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका का ईरान पर अटैक प्लान अब बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा? क्या ट्रंप पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा? दोस्तों, आपको बता दें कि इस खबर के बाद व्हाइट हाउस में हलचल मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा तिलमिला चुके हैं, साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर चेतावनी भी दिया है। उन्होंने कहा है, डिएगो गार्सिया मत छोड़ो, चागोस समझौता बड़ी गलती है। यानी कि जो ट्रंप कल तक इस समझौते के समर्थक थे, आज उसी पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को अच्छे से पता है कि यदि ब्रिटेन साथ नहीं देगा तो ईरान पर हमला करना सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक आत्महत्या भी बन सकता है। वही अगर ईरान की बात करें तो ईरान लगातार दिखा रहा है कि वो अकेले नहीं है। उसके साथ जहां एक तरफ रूस सैन्य अभ्यास करता दिख रहा है, तो दूसरी ओर चाइना हथियार और सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद कर रहा है। ऐसे में एक बात साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब इस बार उसी भाषा में दिया जाएगा, और इसके लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है। और इतिहास भी यही बताता है, ईरान को जब जब लोगों ने हल्के में लिया है उसे उसका भारी कीमत चुकानी पड़ी है, और ये बात अमेरिका को भी अच्छे से मालूम है। 1953 से लेकर 1979 की क्रांति, 444 दिनों का वह बंधक वाला संकट, चाहे परमाणु डील हो या सुलेमान की हत्या हो, हर बार ईरान जुल्म के खिलाफ सर पर कफन बांधे खड़ा मिला है। ऐसे में आज मिडिल ईस्ट की स्थिति बेहद ही नाजुक है, क्योंकि अगर अमेरिका भूल से भी ईरान पर हमला करता है तो ये जंग सिर्फ खाड़ी में नहीं रुकेगी, बल्कि ये जंग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है। ऐसे में अब सवाल उठता है, आखिर ट्रंप अब क्या करेगा? हमला करेगा या समझौता करेगा? जीत करेगा या रणनीति बनाएगा? इसी बीच खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ साफ अल्टीमेटम भी दिया है कि 15 दिन के अंदर डील करो, वरना 15 दिन के बाद हमला तय है। लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान ने भी ठीक उसी वक्त दुनिया को बता दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है, बल्कि ईरान हमेशा सर पर कफन बांधकर तैयार रहने वाला देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने अपने सैन्य जखीरों से खुर्रमसर 4 मिसाइल बाहर निकाल चुका है, और ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है, बल्कि ये वो हथियार है जो जंग की तस्वीर बदल सकता है। आपको मालूम हो कि इस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण पहले ही हो चुका है, और अब सैटेलाइट तस्वीरें भी दुनिया के सामने आ चुकी है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ईरान अपने मिलिट्री बेस की कंक्रीट सील्डिंग कर रहा है, जमीन के नीचे बंकर और सुरंगों को मजबूत की जा रही है। मतलब साफ है, ईरान हमला होने की स्थिति में लंबी जंग के लिए भी तैयार है। दोस्तों, आपको याद दिला दे कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 राउंड की बातचीत भी पूरी हो चुकी है। पहला ओमान में,
दूसरा जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, जिस पर ईरान ने साफ कहा है हम अमेरिकी प्रस्तावों पर 14 दिन के बाद जवाब देंगे। आपको बता दें कि ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और ईरान में लगातार मिसाइल ड्रिल हो रही है। इसी बीच खबर यह भी है कि रूस के कार्गो प्लेन लगातार ईरान में उतर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है आखिर ये सब अचानक क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका का सबसे खतरनाक आधुनिक हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गलाड आर फोर्ड तेजी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मोरक्को का इलाका क्रॉस कर चुका है और अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इजराइल के समुद्री इलाकों के पास पहुंच सकता है। मतलब साफ है, अगले 24 से 48 घंटा ईरान के लिए बेहद ही खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ईरान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही अमेरिका है जहां महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, जहां इलेक्शन के वादे अभी भी अधूरे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका पूरी मीडिया को, पूरी राजनीति को सिर्फ ईरान पर टिकाया हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका का ये कहानी आज का नहीं है, बल्कि ये इसका 40 साल पुराना एजेंडा है। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका ईरान को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे उसे खत्म कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी देश को धमकी देकर या जोर डालकर ये करो वरना हमला करेंगे, वो करो वरना हमला करेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन का कानून साफ कहता है किसी भी सदस्य देश को ना तो बल का प्रयोग करके और ना ही धमकी देकर और ना ही हमला करके दबाव बनाया जा सकता है, जो कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त खुलेआम कर रहे हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने एयरलाइंस को चेतावनी भी दी है कि मिडिल ईस्ट के इस इलाकों में फिलहाल उड़ान ना भरे। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान के बीच जंग होती है तो इससे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं चलेगा बल्कि पूरी दुनिया हिल सकती है। वही अगला खबर असम से है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो हर बार चुनाव से पहले वही पुरानी घिसी पिटी आजमाई हुई चालें चलते हैं, सिर्फ मियां मुसलमान और डर की राजनीति करते हैं, तो वही दूसरी तरफ कहानी में इस बार एक मोड़ आया है। आपको बता दें कि जहां प्रियंका गांधी सीधे तौर पर इस बार असम के मैदान में उतर चुकी है और उतरते ही हेमंत सरकार की सबसे कमजोर नस पर सीधा वार भी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस बार जनता की जो चार्जशीट लेकर आई है वो महंगाई की, बेरोजगारी की और किसानों की बदहाली की है। प्रियंका गांधी ने साफ शब्दों में कहा है जब जनता महंगाई से पीस रही है, युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, किसान अपनी फसल का सही दाम मांग रहा है, तब सरकार धर्म और नफरत की राजनीति में लोगों को उलझा रही है। जहां एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी असम की जमीन पर खड़ी होकर कह रही है असम अपना वो पुराना भाईचारे वाला स्वरूप खो रहा है। उन्होंने कहा आज असम का आदमी देख रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वही राज्य की जमीन चंद अरबपतियों को सौंपी जा रही है, जनता के हक छीने जा रहे हैं और 6 शेड्यूल जैसे बड़े वादे सिर्फ फाइलों में कैद होकर रह गए हैं। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है अब वक्त आ चुका है नफरत की राजनीति छोड़कर अपनी जल जंगल और जमीन बचाने की। उन्होंने कहा लोग चुप है लेकिन सब देख रहे हैं कि कैसे जमीन बेची जा रही है, देख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है, वो देख रहे हैं कि आदिवासियों के किए गए वादे को कैसे तोड़ा जा रहा है। साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर आरोप भी लगाया है कि चुनाव आते ही महिलाओं के खातों में बीजेपी सरकार पैसे डालने लगती है, लेकिन 5 सालों तक उनकी सुरक्षा, उनकी नौकरी और उनके आत्मनिर्भर बनने पर कोई ध्यान नहीं देती। वही अगला खबर राहुल गांधी को लेकर है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनके परिवार ने इस देश के लिए आतंकवाद की सबसे बड़ी कीमत चुकाई, पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और उसी राहुल गांधी को आज खुलेआम धमकी दी जाती है, तेरे घर में घुसकर गोली मार देंगे। ये धमकी कोई अंधेरे कैमरे में नहीं दी गई, बल्कि ये धमकी खुलेआम कैमरे पर दी गई है और नाम के साथ दी गई है, पहचान के साथ दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खुद को करनी सेना का प्रवक्ता बताने वाला व्यक्ति गले में भगवा गमछा,
पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीरें, और वो कहता है अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मार देंगे। ऐसे में अब सवाल ये नहीं है कि ये आदमी कौन है, सवाल तो ये है अब तक इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अब तक इस पर यूएपीए की धारा क्यों नहीं लगाए गए, अब तक इसे आतंकी की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, इसी की जगह यदि कोई आम आदमी होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, लेकिन जब धमकी इस सत्ता की तस्वीरों के नीचे से आती है तो सिस्टम भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। देश में आज तो हालात ऐसे हो गए हैं, जिसके पास भीड़ है वही कानून है, जिसके पास नेटवर्क है वही आज सुरक्षित है, और आम आदमी वो तो गोली खाएगा, वो चुप रहेगा, और अगर गलती से पीड़ित मुसलमान हो जाए सहानुभूति भी धर्म देखकर तय होती है। दोस्तों, ये कड़वा है लेकिन यही सच है। ऐसे में अगर सरकार, गृह मंत्रालय और देश की पुलिस से सीधा सवाल है, क्या राहुल गांधी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या एक 15 साल के बच्चे के पिता की जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या कानून सिर्फ कागजों में जिंदा है? और अगर आज भी आप चुप रहे तो याद रखिएगा कल आपका भी नंबर आ सकता है। वही अगला खबर यूपी से है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है और ना ही सिर्फ अहंकार की टकराव है, बल्कि वो सीधे सीधे सत्ता बनाम सनातन की लड़ाई बन चुकी है। आपको बता दें कि इस लड़ाई में अब हालात तो कुछ यूं है कि योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। शंकराचार्य से शुरू हुई ये टकराव अब मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक बोझ बनती जा रही है, क्योंकि अब इस लड़ाई में सिर्फ संत समाज नहीं है, बल्कि अब तो दोनों डिप्टी सीएम भी शंकराचार्य की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने 11 मार्च को लखनऊ कूच करने का ऐलान किया है। मतलब साफ है, ये लड़ाई बयानबाजी तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ पर पहले से ही ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब मामला और भी गंभीर हो चुका है। अब आरोप ये लग रहा है कि ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है, और याद रखिए ब्राह्मण समाज ये वही समाज है जिसे हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना गया। इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश में सत्ता उसी के पास गई है जिधर ब्राह्मण गया है। 2007 में ब्राह्मण मायावती के साथ गया, सरकार मायावती की बनी थी। 2012 में ब्राह्मण दूर हुआ, सरकार गिर गई। वही 2017 में ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ और योगी सत्ता में आए, और आज वही ब्राह्मण समाज योगी की लीडरशिप से सवाल पूछ रहा है। जिस सीढ़ी से चढ़कर योगी इस सत्ता तक पहुंचे हैं, अब उसी सीढ़ी की चोटी पकड़कर खींचा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी को सनातन की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन आज हालात तो कुछ ऐसे हैं, वही योगी शंकराचार्य से टकरा गए। शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि 11 मार्च को लखनऊ में संतों, महंतों और धर्माचार्यों की बैठक होगी। देश के सभी धर्माचार्यों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई योगी आदित्यनाथ के पक्ष में रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन शास्त्र और सनातन को छोड़कर किसी के साथ नहीं रहा जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने सदन में साफ कहा है, कोई भी हर जगह जाकर अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता। मर्यादाएं सबको माननी होगी, लेकिन सवाल यहीं से उठता है, अगर मर्यादा इतनी ही जरूरी थी तो वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों हुआ? एफआईआर क्यों दर्ज हुई? बटुकों की चोटियां क्यों खींची गई? शंकराचार्य का साफ कहना है, अगर योगी सम्मान नहीं देंगे तो कोई और देगा जो कुर्सी पर बैठेगा, और दिल्ली भी यही चाहती है कि कुर्सी पर कोई और बैठे, बस सही मौके का तलाश है। दोस्तों, आपको बता दें कि शंकराचार्य दिल्ली कैंप के लिए और दोनों डिप्टी सीएम के लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण बन चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ अब इस पूरी लड़ाई में लगभग अकेले नजर आ रहे। हालात तो कुछ इस वक्त यूं है, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने योगी की बीजेपी सदस्यता पर भी इस सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आज के खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हर खबरों के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।